जय हिंद। मैं BBS यादव। 2024 का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां लगी हुई हैं। बीजेपी ख़ास तौर से इस प्रयास में है कि एक बार फिर ये सत्ता का मज़ा आ जाए और सत्ता फिर से हमारे हाथ में आ जाए। और सभी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस सोच रही हैं कि भाई हम लोग आ जाएं किसी तरह से। ये स्थिति वैसी ही है जैसे एक बार इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी दल इकट्ठे हो गए थे और जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेतृत्व किया गया। तब के और अब के कार्यकाल में अभी ऐसे मतलब इस युग में और उस युग में बहुत फ़र्क है। पहले ईमानदार होते थे नेता। जयप्रकाश नारायण ईमानदार इंसान थे और सभी नेता ज़्यादातर इस सोच के थे नहीं कि बेईमानी की जाए और देश के बारे में सोचते थे। जनता पार्टी 2.5 साल चली है और 2.5 साल में मोरारजी देसाई और चरण सिंह दोनों ही प्रधानमंत्री बने और जितने भी मंत्री बने उसमें बहुत लोग शामिल थे। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी आडवाणी और आपके उस टाइम के उस दौर के सारे मंत्री थे और तकरीबन सारे ईमानदार थे। ये फ़र्क है पहले में और अब में। अब तो नेता का मतलब ये है कि पैसे इकट्ठे करना, चुनाव जिताना, सरकारें खरीदना, MLA MP खरीदना, बेईमानी करना, ये रह गया और जनता उसको स्वीकार करे हुए है। जनता कहती है कि भाई ऐसा है कि ये बीजेपी मेरी पार्टी है, कोई कहता है कि ये जो कांग्रेस मेरी पार्टी है, कोई कहता है कि जनता दल मेरी पार्टी है, कोई कहता है लालू यादव की मेरी पार्टी है। जातिवाद में भारत बट गया। मंडल कमीशन आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और जो अपर कास्ट के जो लोग थे वो कांग्रेस या बीजेपी में जुड़े रहे। कांग्रेस ने तो बल्कि मंडल का विरोध किया और बीजेपी ने भी किया। आडवाणी रथ यात्रा लेके चल पड़े। कमंडल मंडल और कमंडल मंडल का विरोध करने के लिए सरकार गिरा दी और बेमतलब की बात लेके शुरू हो गए राम रथ यात्रा। मतलब देश में ज़रूरत है बेरोज़गारी दूर करने की, महंगाई दूर करने की, आडवाणी जी चले और ही रास्तों पे। तो ये इस किस्म के शुरू से ही RSS और इसके दलों का ये रहा है कि भाई किसी भी तरह से दंगे करवाओ और अपने जो है हिंदू मुस्लिम करो और सत्ता लो। काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, काम अपनी मर्ज़ी के करो। RSS के इनके गुरु गोविलकर जो थे उनकी तो किताब है उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि भाई मैं अंग्रेज़ों के साथ अधीन रहना पसंद करूँगा बजाय किसी पिछड़े और या दलित के साथ रहने के। मतलब अंग्रेज़ों की सत्ता स्वीकार है लेकिन इनका साथ स्वीकार नहीं। और सावरकर ने खुद ही वीर सावरकर लिख लिया। ये इनकी पॉलिसी है। अब उसको थोपना चाहते हैं सारे देश पे। बेसिकली कांसीराम का उदय हुआ, मायावती आई, जनता दल बना, VP सिंह की सत्ता आई जनता पार्टी के बाद और बहुत से लोग नए नेता उभरे और नई तरह की राजनीति उभरी है। SC ST और OBC का एक वर्गीकरण अलग सा हो गया है और अपर कास्ट का जो 15% 10-15% लोग हैं उनका वर्गीकरण हो गया अलग। बेसिकली तो बीजेपी और कांग्रेस अपर कास्ट की पार्टी है और अब ये नाटक ज़रूर करते हैं कि भाई OBC को साथ लेके चलेंगे, SC ST को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वोट चाहिए सत्ता के लिए। काम इनका कुछ करना नहीं। जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, जितने भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं जो है वो सब अपर कास्ट के लोग होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। बनिया, ब्राह्मण और जो है ये अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं वो सत्ता में काबिज हैं। अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये लोग
सक्रिय हैं, एजुकेशन इनमें ज़्यादा था। और खेतों में काम करने वाले जो ओबीसी के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, और दलित जो लोग हैं, जाटव, खटीक, वाल्मीकि, ये सब उपेक्षित वर्ग रहे हैं। इन वर्गों से ना तो कोई ऑफिसर बना, ना कोई जज बना, ना कोई, मतलब बुरी हालात थे। 4% मुश्किल से ये लोग सक्रिय थे सत्ता में, और 90 से ऊपर, 95% से ऊपर ब्राह्मण और बनिया और कायस्थ, ये सब लोग काबिज थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे। जो आपका पाकिस्तान से जो लोग आए वो लोग भी अपर कास्ट के ही थे ज़्यादातर, तो वो भी पढ़े लिखे थे। लाहौर से जो लोग आए तो उन्हें नौकरियां मिली हैं। गांव के यहाँ जो लोग थे पूरे देश में और दिल्ली में भी, उन वो ज़्यादा एजुकेशन नहीं था उनका, खेतों के लोग थे, तो उनको ना तो नौकरियां सरकारी मिली। हाँ, उन लोगों को मार्शल कौम के लोग रहे हैं, आपके अहीर, गुजर, जाट और ये सब, ये जितने भी, इवन राजपूत भी, तो इनको नौकरियां वही मिली हैं। फ़ौज की नौकरी मिल गई, पुलिस की नौकरी मिल गई, लेकिन और नौकरियां जो सिविल सर्विसेज की नौकरियां थी वो सारी की सारी ऑफिसर ग्रेड की नौकरियां वो अपर कास्ट के लोगों ने ही घेरी हैं। अब बात आती है कुछ दलों की, जो नए दल उभरे हैं, जैसे केजरीवाल की पार्टी आई है नई, ये भी तकरीबन अपर कास्ट की पार्टी है। इसके जितने भी एमएलए, एमपी और जितने भी लोग हैं वो सब अपर कास्ट के हैं। लेकिन वो चालाक आदमी है केजरीवाल, वो अन्ना के आंदोलन को चुरा के नई पार्टी बना ली, और लोगों को पानी और बिजली का वो दे के, क्योंकि जय कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं, वो ज़्यादातर उन्हें थोड़ी सी भी रियायत मिलती है, 1000-2000 की भी, तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ तो राहत मिली है, तो ऐसे आदमी को दो। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में ये दम कभी नहीं रहा कि वो रियायत दे दे, वो तो अब देने लगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा केजरीवाल को, क्योंकि सत्ता नई नई मिली थी, उसने कहा कुछ ऐसे काम करे जाए, मेरे बाप का क्या जाता है, सरकार का पैसा ही है, सरकार का पैसा जनता को देना है, तरीके से देना है, समझदार आदमी था। तो जो रही बात, मैं केजरीवाल की आपको बता दूं, केजरीवाल बेसिकली रिजर्वेशन के खिलाफ आदमी है। मंडल आयोग का विरोध किया केजरीवाल ने। एम्स के जो डॉक्टर थे अपर कास्ट के, जितने भी उनके साथ धरने पे बैठा, रिजर्वेशन के खिलाफ बोला। तो ये लोग जितने भी अन्ना आंदोलन में भी जितने लोग थे, सब अपर कास्ट के लोग थे ज़्यादातर। किरण बेदी से लेके आपके जितने भी थे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, और आपका वो कुमार विश्वास, केजरीवाल, मतलब जितने लोग थे, आप काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, सब ज़्यादातर उसी तरह के लोग थे। इनकी राजनीति सिर्फ थी वो लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ। पब्लिक ने सोचा पता नहीं ये क्या आदमी आ गया है, भ्रष्टाचार, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार केजरीवाल ही कर रहा है। एक एक टिकट पे 20-20 करोड़ रुपए की सुनी है हमने। एक एक टिकट जो है एमएलए और काउंसलर की भी 1 करोड़ रुपए लेता है, और कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ऐसे झूठे लोगों का ज़माना है आज की डेट में। अब पंजाब में, क्योंकि बीजेपी तो पंजाब में थी ही नहीं, अकाली दल था, कांग्रेस थी, और कांग्रेस सत्ता ठीक से चला नहीं पाई क्योंकि लीडरशिप की कमी रही है। तो वो पंजाब में केजरीवाल को वोट दे दिया, क्योंकि किसानों के आंदोलन में केजरीवाल ने टॉयलेट वगैरह और कुछ खाने की हेल्प और सारी किसानों की थी। तो लोगों ने यही सोचा, पंजाब के लोगों ने, कि भाई कुछ तो कर ही रहा है, और ठीक है इसको दे देते हैं इस बार। तो दे दिया, तो वो फूल गए भाई साहब। अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरा देश में सब जगह लड़ूंगा। सब जगह लड़ते हैं, प्रधानमंत्री के सपने हैं बनने के, लेकिन जो दलित वर्ग है और ओबीसी का वर्ग है जो है, उसके खिलाफ आदमी है ये। तो लोगों के समझ नहीं आई, क्योंकि वो लोग गंगा में नहाने वाले लोग, कुंभ में जाने वाले लोग, भगवान को मानने वाले लोग, ये ओबीसी के लोग ही हैं ज़्यादातर। यादवों को कृष्ण जी का वहम है, और बाकियों को रामचंद्र जी का वहम है, और गंगा का भी वहम है, गंगा माता है, और ये सारी चीज़ें ठीक है, जो है पूजा पाठ सब धर्मों में होती है, करें, लेकिन अपने वर्क में किस तरह से, क्योंकि ये नेता भी लोग ज़्यादातर, लालू और मुलायम जो नेतागिरी करी है, समाज की नेतागिरी तो उन्होंने की है, लेकिन अपने परिवार को भी फल फूल दिया है पूरा। मुलायम सिंह के परिवार में सभी लोग पैसे वाले हो गए, सब भाई भतीजे लग गए। इस तरह लालू के परिवार में भी यही हुआ, चारा घोटाले का आरोप लगा, मतलब जो है, और सारे सब तरह के आरोप लगे हैं। आपने, ठीक है, सामाजिक न्याय की राजनीति की है, यही हाल पासवान का था। पासवान भी करोड़ोंपति हो गया, ये बिल्कुल साइकिल पे चलने वाले लोग थे,
वो कहाँ से इतना पैसा आया। वही हाल मायावती का है, कांसीराम के जाने के बाद लीडरशिप इसको दे दी, वो चुपचाप बैठी हुई है। बीजेपी बार बार उसे दबा के रखती है कि भाई अगर तू बाहर निकली और तूने बात करी तो तेरा भी हश्र वही होगा और नेताओं का जो होता है, तो जेल में जाएगी। तो ये इस तरह की स्थिति हो गई। अब केजरीवाल, अभी ताज़ा ही मुझे पता लगा राजस्थान में, क्योंकि पैसा खूब है। पैसा आप सोचो कि कोई राजनीतिक पार्टी चला रहा है तो पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई टैक्स और जीएसटी तो दे नहीं रहा केजरीवाल। इसके जितने भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, बिल्कुल दो पैसे भी पास में नहीं थे, आज करोड़ों है। 3-400 करोड़ रुपए हो गए लोगों के पास, बिल्कुल जो भिखमंगे थे, जो एमएलए और काउंसलर, अभी पीछे खूब उनके पास पैसा हो गया है। और केजरीवाल लगातार अपने सब जगह इलेक्शन में लड़ाता है और पूरे पूरे स्टेज बनवाता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इससे सबको पता है। तो अब ये एक दूसरे का खेल ख़राब करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले दल आपस में ही लड़ते हैं, क्योंकि सारे का सारा जो मामला है वो सारा इकट्ठे होने का है, एकत्र होके ही वोट मिलेंगे। लेकिन बीजेपी के पास तो सारा जितने भी संस्थाएं हैं सबका भी कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग पे भी कब्जा है, पैसे पे भी कब्जा है, कानून पे भी कब्जा है, पुलिस पे भी कब्जा है। तो उसका तो पूरा सारा मामला तो बीजेपी का तो मजबूत है। और एक जो मजबूत चीज़ नहीं है वो यही है कि भाई महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी, जनता साथ नहीं है, लेकिन अंधभक्त साथ हैं। अंधभक्त जो है वो शोर मचाते हैं, पढ़े लिखे हैं, मीडिया साथ है। मीडिया अपने हर टाइम कुछ ना कुछ बकता रहता है फेवर में मोदी के और इन सब के, बीजेपी वालों के। लेकिन ये 2-3%, 4%, 10% के भी वोट वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये सब इनका गेम बन जाता है। जनता बिल्कुल भूखी है, बिल्कुल परेशान है, बेरोज़गारी का आलम है, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, सब चीज़ ख़त्म हो गया है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए हैं, रेलवे का भट्टा बिठा दिया, रेलवे सारा बेच दिया। अडानी का प्रकरण आया, अडानी ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, सेकंड नंबर का अमीर बन गया और झूठे शेयर बढ़ा के, झूठा मामला करके लोगों ने शेयर खरीदे और वो सारा धम से आके गिर गया मामला। और अब जो भाई साहब 67वें नंबर पे आ गए पूरे विश्व में, और सारा पैसा यहीं कमाया है उन्होंने। और जितना भी आप ये देखो ना, घोटाले हुए हैं सारे बड़े बड़े, जो सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट अडानी को ही बेच दिए सारी चीज़ें, सब चीज़। और उधर मुकेश अंबानी, ये प्रजातंत्र है। ये भगत सिंह क्या सोचता होगा, अगर भगत सिंह जैसे लोग उस टाइम के, वो देश को पूरा एक बराबर करना चाहते थे, हर आदमी के हर घर में जोत जलाना चाहते थे, सबको बराबर की इज्जत, बराबर का पैसा देना चाहते थे, वो लोग क्या, उनकी आत्माएं क्या सोचती होंगी, उन्होंने जो संघर्ष किया देश के लिए। तो इस तरह के लोग आ गए हैं। अब रही बात भ्रष्टाचार की और बेरोज़गारी को हटाने की और महंगाई हटाने की, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम या हनुमान जी की जय या राम मंदिर बनवाया है, 370 हटाई है, पूरा देश, कश्मीर एक अलग स्टेट है और पूरा देश एक अलग है। पूरे देश की बेरोज़गारी और महंगाई को कश्मीर के 370 से क्या लेना है। 370 हटाया, ठीक है, आपने हटाया, अच्छी बात है, लेकिन देश में गरीबी कौन हटाएगा, बेरोज़गारी कौन हटाएगा, महंगाई कौन दूर करेगा, कैसे आंसू पूछे जाएंगे गरीब के, जो करोड़ों की संख्या में है। 80 से 85% देश में पीड़ित लोग हैं। अब ये देखो कि पूरे विश्व में 135वें नंबर पे हमारा भारत आता है गरीबी में। बांग्लादेश की भी हालत हमसे ठीक है। तो ये स्थिति है। आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें बाकी दल भी, वो बाकी सब लोग भी अपने जुगाड़ में इसलिए लगे हुए हैं कि भाई हम सत्ता में आ जाएं, क्योंकि वो पीड़ित हैं, मोदी सबको कसता रहता है और संस्थाएं सारी मोदी के पास हैं, ईडी और सीबीआई वगैरह। तो मायावती अपने चुपचाप बैठी हुई है, बीजेपी धमका के उसको रखती है। बाकी जितने भी हैं, लालू, मुलायम, अखिलेश वगैरह, सबके खिलाफ केस हैं और सब जगह ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते रहते हैं। ममता बनर्जी हो या तेलंगाना वाला राव हो या फिर जो है वो आपका तमिलनाडु वाला हो, कोई भी हो, मतलब जो इनके हैं बीजेपी के, उन पे तो छापा पड़ता नहीं। उनके तो 200 करोड़ रुपए मिल जाएं, पता लगे जो 200 करोड़ का छापा मारा, पता लगा वो बीजेपी का ही निकल गया पट्टा। पहले बता रहे थे समाजवादी पार्टी का, तो बीजेपी का निकलते खेल ख़त्म। जो पैसा मंदिरों में इतना पैसा चढ़ता है, 15 लाख करोड़ रुपए के करीब पैसा चढ़ता है हर साल, कहाँ जाता है वो पैसा। भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों। अभी एक आ गए बागेश्वर धाम वाले, अभी एक जेल में बंद है वो, आशाराम और जो है वो
राम रहीम वगैरह और वो जो रामपाल वगैरह तो बंद है। अभी नए भाई साहब आए हैं, एक नई कोई कन्या आई है जया किशोरी, तो तैयार हैं बिल्कुल। ये अपने हथियार तैयार रखते हैं कि हर टाइम इसको जनता को बेवकूफ़ बनाए रखना है, और अंधभक्त जय जय करते हैं इनकी, क्योंकि वो ठीक संभ्रांत वर्ग से हैं अंधभक्त जितने भी हैं ज़्यादातर, उन पे पैसे पूसे ठीक ठाक हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, तो मोदी 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 करते रहते हैं। और जो गरीब आदमी है, जो बैकवर्ड का आदमी है, SC ST का आदमी है, वो अभी भी पीड़ित है, उसको 5 किलो आटा चाहिए। 80 करोड़ लोगों को ये आटा बांट रहे हैं और कह रहे हैं वोट हमें देना। सुविधाएं तो देनी नहीं, उन्हें अभी यही नहीं पता कि हमारा देश है, हमें क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं बना दी, अपने स्टाइल की बना दी, वहाँ पूजा करवा दी, एक छड़ी ले आए पता नहीं मंदिर से मैं कहाँ से उठा के। ये सेकुलर कंट्री है, इसमें हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए। फिर बाद में कराते फिर रहे हैं, उनके भी सरदारों का भी कीर्तन करवाया, मुसलमानों का भी कुरान का वो पढ़वाया पाठ, ताकि लोग मतलब किसी भी तरह से बस आ जाएं, वोट दे दें इन्हें और ये देश को तबाह कर दें। तो वो दूसरे भी ऐसे ही हैं, दूसरे मतलब अभी इस देश में हालात ये हैं कि मतलब कोई भी ऐसा नेता नहीं मिल रहा जो ईमानदार हो। सब लोग अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस हो कोई हो, किसका कहना आप कह दोगे कि वो अच्छे हैं, मोदी से अच्छे हैं वो? सेम कैटेगरी है, सेम माहौल है, सेम युग चल रहा है, करप्शन का युग है। सबको स्मार्ट टीवी चाहिए, पैसे वाले को स्मार्टफोन चाहिए, जो गरीब है वो बेचारा वो अपने ठीक है जैसे उसी हिसाब से इसका रोज़गार। आप ये देखो कि प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत सी जगह पे पर डे 100 रुपये भी नहीं है। मतलब इतनी पीड़ा है इस देश में, लोगों में इतना बुरा हाल है। चलो अब 2024 का इंतज़ार करो क्या होता है, किस तरह से होगा। बाकी देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, इस देश के लिए कि ये आगे बढ़े, तरक्की करे। इन नेताओं ने तो इसको बिल्कुल बेकार कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।